काव्या, यस सर। अभी ऐड मत करना किसी को। हाँ। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, फिर आप दीपिका मैडम को होस्ट बना देना। ओके ठीक है सर। या Lenovo Tab 7 rename yourself.
Everyone put on your videos and rename yourselves. Write your branch name without brackets and before your own name. Okay, so we begin our today's session. Good morning, everyone. I have allowed you. You can unmute yourself. Good morning, everyone. Good morning. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Sit with your back morning. straight. Good morning. हाँ, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। वेंसडे को आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें किसके बारे में था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब जब कंट्री ट्रेड करती है फॉरेन सेक्टर के साथ, ठीक है। जब कंट्री ट्रेड करती है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तब हम उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन सेक्टर और हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर के ट्रांजैक्शंस। वंस अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? फॉरेन सेक्टर और हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन सेक्टर के ट्रांजैक्शंस। क्योंकि हमारा जो एजम्पशंस है उसमें हमने ये एज्यूम किया है कि गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग एनी ट्रांजैक्शन विद द फॉरेन सेक्टर। यहाँ पर फॉर सिंप्लीफिकेशन फॉर योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एजम्पशन है कि गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग एनी ट्रांजैक्शन विद द फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है फॉरेन सेक्टर को? मैन पावर, जिसे हम कहते हैं मैन पावर एक्सपोर्ट। बहुत सारे कुछ बच्चों ने लिखा है मैन पावर एक्सपोर्ट क्या होता है। मैन पावर एक्सपोर्ट का मतलब है जब पीपल, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्री फॉर वर्क, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैन पावर एक्सपोर्ट। Once again, what do you mean by manpower export? When people from our country move to other country for the purpose of working and earning, it would be called as what? Manpower export. Clear? अब क्या हो रहा है? मैनपावर एक्सपोर्ट हो रहा है, लोग बाहर जाके दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं, तो उन्हें बदले में जो भी इनकम होगी उसका कुछ पार्ट दे विल बी सेंडिंग टू देयर फैमिलीज इन इंडिया। तो इसको हम कहते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस या फिर सिर्फ रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब सॉरी, रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? व्हेन मनी फ्लोज फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू आवर कंट्री, उसे हम कहेंगे रेमिटेंसेस। तो यहाँ पे रेमिटेंसेस किसके कारण हो रहे हैं? क्योंकि लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, तो जो भी पैसा वो कमा रहे हैं उसका कुछ पार्ट इफ दे आर सेंडिंग टू पीपल इन इंडिया, सो दिस विल बी व्हाट? मनी फ्लो होगा फ्रॉम फॉरेन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? Okay, nod your heads. Having any doubt in this? No? Sure? Okay, let's proceed. अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर और फॉरेन सेक्टर की ट्रांजैक्शंस। तो प्रोडक्शन सेक्टर और फॉरेन सेक्टर में ये होता है, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे गुड्स। प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स इंपोर्ट करेगा तो मनी विल फ्लो फ्रॉम आवर कंट्री टू फॉरेन कंट्री। तो क्या होगा? एरो मूव होगा
हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में, जिसको हम लिखेंगे इंपोर्ट पेमेंट। क्या लिखेंगे? इंपोर्ट पेमेंट। क्यों इंपोर्ट पेमेंट? बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर ने रॉ मटेरियल, मशीन्स इंपोर्ट कराई हैं, तो उनके बदले में जब पेमेंट होगा तो उसे हम कहेंगे इंपोर्ट पेमेंट। एंड इंपोर्ट पेमेंट यानी मनी विल गो आउट, मनी विल गो आउट फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू फॉरेन सेक्टर। क्लियर? देन सेकेंड इज व्हाट? अब इंपोर्ट करा लिया, वैसे ही प्रोडक्शन सेक्टर एक्सपोर्ट भी कर रहा है गुड्स। अगर प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो पैसा हमारी कंट्री में आएगा। देयर विल बी इनफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फॉरेन सेक्टर टू अवर कंट्री, जिसको हम कहेंगे क्या? एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स। क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स। तो मनी विल फ्लो फ्रॉम वेयर? मनी विल फ्लो फ्रॉम फॉरेन सेक्टर, मनी विल फ्लो फ्रॉम फॉरेन सेक्टर टू अवर कंट्री, इसलिए उसको कहेंगे एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स। तो ये हो गए ट्रांजैक्शन। हाउस होल्ड के पार्ट पे देखें तो हाउस होल्ड दे रहा है मैन पावर, मैन पावर एक्सपोर्ट हुआ तो उसके बाद क्या मिलेगा? जल्दी बता दो क्या मिलेगा? हाँ, उसके बाद मिलेगी व्हाट? रेमिटेंसेस। और उसके सेकेंड पार्ट में, दूसरे पार्ट में प्रोडक्शन सेक्टर के साथ होगा इंपोर्ट पेमेंट और एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स। Clear? Now someone has raised the hands. If you have doubts, please raise hands so that I can explain again. And if you have understood, so please give a thumbs up. Yes, Fatima, you can unmute yourself. हाँ बेटा, क्या डाउट है? वो मैम गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट, प्लीज गिव थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। अब अगर हम फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें इंजेक्शंस और लीकेजेस क्या होंगे? लीकेजेस का मतलब क्या होता है? लीकेजेस मींस जब पैसा हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, या फिर वो सारे ट्रांजैक्शंस जिनके कारण क्या हुआ है? विड्रॉवल ऑफ मनी हुआ है, या फिर इकोनॉमी में पैसा कम हुआ है। वो कौन से ट्रांजैक्शन है? इंपोर्ट। क्योंकि जब हम इंपोर्ट कराते हैं गुड्स का तो व्हेनेवर वी विल पे, सो मनी विल मूव फ्रॉम आवर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंपोर्ट हो जाएगा लीकेजेस और इंजेक्शंस हो जाएंगे एक्सपोर्ट्स। क्लियर? इंजेक्शंस एक्सपोर्ट कैसे? जब गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा फ्लो होता है इकोनॉमी में। क्लियर? तो ये होता है इकोनॉमी में पैसा जब बढ़ रहा है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट तो उसे हम कहेंगे क्या? इंजेक्शंस। तो लीकेजेस इज इंपोर्ट एंड इंजेक्शंस इज एक्सपोर्ट। अब अगर एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, x इज ग्रेटर देन m, x we will represent for export and m for import. तो when x is greater than m यानी नेट एक्सपोर्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इकोनॉमी में तब क्या होगा? तब पैसा आएगा, दैट इज इंजेक्शंस। जस्ट अपोजिट, इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट यानी नेट इंपोर्ट हो रहा है, पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कराया है तो मनी विल बी गोइंग आउट फ्रॉम अवर कंट्री। इफ मनी इज गोइंग आउट तो इट विल बी विड्रॉवल्स। क्लियर? जिसको हम क्या कहेंगे? लीकेजेस। और अगर x is equal to m यानी एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट तो इट विल लीड टू नो चेंज, क्योंकि जितना पैसा बाहर गया है इंपोर्ट पेमेंट के फॉर्म में उतना ही पैसा एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स के फॉर्म में कंट्री में फिर से आ गया है। क्लियर? तो व्हेन x is equal to m देयर इज नो चेंज। इसमें इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करना है। ठीक है? एनी डाउट यू कैन आस्क, रेज हैंड्स, और अदरवाइज प्लीज गिव अ थम्स अप सो दैट आई कैन कम टू नो कि फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी सबको अच्छे से समझ में आ गया है। Give a thumbs up if it is clear to you. Okay, so now we proceed. अभी किसी ने मुझसे एक डाउट पूछा है नॉमिनल जीएनपी। तो नॉमिनल जीएनपी आई विल नॉट एक्सप्लेन टुडे, क्योंकि let this go, let this truck go. Yes,
नॉमिनल जीएनपी आई विल नॉट एक्सप्लेन टुडे, क्योंकि आज आप जो वीडियो देखने वाले हैं उसमें डिटेल्ड फॉर्म में नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी एक्सप्लेन किया गया है। आज के वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें नेशनल इनकम से रिलेटेड हर छोटा बड़ा कंसेप्ट अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, पर पहले हम जो लास्ट टॉपिक कर रहे थे उसे कंप्लीट करते हैं। ऑन वेडनेसडे हमने जूम सेशन में क्या पढ़ा था? नेशनल इनकम कैलकुलेशन की 3 अप्रोचेस, जिसमें से फर्स्ट अप्रोच वाज व्हिच अप्रोच? इनकम अप्रोच। सेकेंड अप्रोच वाज एक्सपेंडिचर अप्रोच, एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच हमने कंप्लीट की थी। आज आपको लिखना है थर्ड अप्रोच, दैट इज प्रोडक्शन अप्रोच। Third approach, that is production approach. Come on, write down, have a note for it. समझ में आ रहा है what I'm saying? I'm saying कि हम already 2 approaches explain कर चुके थे, income approach और expenditure approach. And today we'll be learning the third approach to calculate national income, that is production approach. Please 1 minute, excuse me. Yes, so production approach, write down the formula. Value added, Om, write down. Value added is equal to value of output is equal to value of output minus value of output minus intermediate consumption. Value of output minus intermediate consumption. ओके, सो इसको समझते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। वैल्यू एडेड का मतलब होता है इकोनॉमी में कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं इस साल में, कितना वैल्यू एडिशन हुआ है इस साल में ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वंस अगेन, व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड का मतलब है इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज वी हैव प्रोड्यूस्ड इन दिस ईयर, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर मैं कंसेप्ट समझाना चाहूंगी फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का। पहले वो कंसेप्ट समझते हैं तो ये फॉर्मूला इजी हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए व्हाट डू वी मीन बाय फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे बिस्किट्स हमारे घर में आते हैं और हम उन्हें डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो वो होते हैं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, वो गुड्स जो कि क्या हुआ है, यूज हुए हैं क्या बनाने के लिए, वो गुड्स जो कि फाइनल गुड्स बनाने के लिए यूज हुए हैं उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट बनाने के लिए वी नीड मैदा, वी नीड शुगर, तो ये कैसे गुड्स हो गए? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? वापस से, व्हाट इज फाइनल गुड्स? व्हाट इज फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिन्हें कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है, जिस पर और प्रोसेस नहीं होना है। क्लियर? इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज हुआ है, रॉ मटेरियल, उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। जब भी बिस्किट खरीदते हैं तो बिस्किट की कॉस्ट में ऑलरेडी मैदे की कॉस्ट और शुगर की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। जब हम बिस्किट खरीदने जाते हैं तो बिस्किट जिससे खरीद रहे हैं वो हमें ये थोड़ा ना बोलता है कि पहले ये बिस्किट के पैकेट की प्राइस इतनी है, इसमें शक्कर इतनी लगी है, उसकी प्राइस आप अलग से भरो, और मैदा इतना लगा है उसकी प्राइस अलग से भरो। नहीं, क्या होता है, बिस्किट्स ऑलरेडी इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ व्हाट? इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि शुगर एंड मैदा।
तो जितना भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है एक साल में, हमें सिर्फ फाइनल गुड्स ही लेने हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को। देखिए जब भी फॉर्मूले में क्या है, आ जाते हैं वापस से फॉर्मूले पे, जितनी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन हुआ है दैट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को हम फाइनल गुड्स में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट इंक्लूडेड है। वंस अगेन वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन बिस्किट्स का भी हुआ है, शुगर का भी हुआ है, मैदे का भी हुआ है, पर इसमें से शुगर और मैदे की कॉस्ट हम हटा देंगे, क्योंकि बिस्किट की कॉस्ट में ऑलरेडी शुगर और मैदे की कॉस्ट इंक्लूडेड है। इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा दिया है, क्योंकि जितने भी फाइनल गुड्स हैं उनमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट इंक्लूडेड है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्यों डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बिस्किट को भी आप ऐड कर रहे हो, अलग से शुगर को भी ऐड कर रहे हो, मैदे को भी ऐड कर रहे हो, तो दो बार आपने शुगर और मैदे को ऐड कर लिया। एक बार बिस्किट की कॉस्ट में ऐड कर दिया और एक बार अलग से ऐड कर दिया। इसलिए डबल काउंटिंग को हटाने के लिए शुगर और मैदे की कॉस्ट को यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट लाइन में द आंसर, राइट डाउन, द आंसर comes as gross value added at market price. Gross value added at market price. Yes, अब आप बोलेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड तो कोई एग्रीगेट हमने पढ़ा ही नहीं, हमने एनएनपी पढ़ा, एनडीपी पढ़ा, जीएनपी पढ़ा, जीडीपी पढ़ा, पर ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? ये एग्रीगेट आपको किसी भी दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट नहीं करना है। इसका आंसर अपना ही एक नए एग्रीगेट के फॉर्म में आता है, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते एनएनपी में, एनडीपी में, बिकॉज दिस इज अ सेपरेट न्यू थिंग। तो प्रोडक्शन मेथड कहता है कि इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है यानी वैल्यू एडिशन हुआ है, कम ऑन स्पीक, आई वांट टू सी द लिप सिंक, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी टोटल प्रोडक्शन माइनस, टोटल प्रोडक्शन में से क्या माइनस कर देंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन में ऑलरेडी क्या है, फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ी होती है। तो अगर हम ये माइनस नहीं करेंगे तो इट वुड लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्लियर? गॉट इट? ओके, सो रेज हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड। Yes, Super. Raise hands if you have understood, or if you can, sorry, if you have understood, so please give a thumbs up. Otherwise, raise hands for doubt. हाँ. Yes, Moksh, please unmute yourself. हाँ बेटा. Good morning, ma'am. हाँ. Yes, good morning. मैम वो फॉर्मूला एक बार वापस से रिपीट करो ना, वो समझ नहीं आया। Okay, so formula, who will repeat the formula for me? Yes, who would repeat the formula for me? Yes, Devshri? Yes. Ma'am, Good morning. जी. value added equal to value of output minus intermediate consumption. ओके, थैंक यू। ठीक है, तो वैल्यू एडेड यानी इकोनॉमी में कितनी वैल्यू एडिशन हुआ है, कितने और गुड्स आपने बनाए हैं, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन में फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं। जो कुछ भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है दैट इज टोटल आउटपुट या वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब इंटरमीडिएट गुड्स यानी वो गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने में इंक्लूड होते हैं। तो जब बिस्किट की कॉस्ट डाली थी तो बिस्किट की कॉस्ट में ऑलरेडी शुगर और मैदे की कॉस्ट जुड़ी हुई है,
तो इसलिए लास्ट में हम माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं ताकि दो बार इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड ना हो जाए, क्योंकि जितने भी फाइनल गुड्स हैं उनकी वैल्यू में तो जुड़ा हुआ है और टोटल प्रोडक्शन जो भी इकोनॉमी में हुआ यानी इसमें भी शुगर और मैदा आ गया, तो बाद में माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्योंकि फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड इंटरमीडिएट कॉस्ट। एनी डाउट? एक बार स्क्रीनशॉट सेंड करो यार उसका। किस चीज का स्क्रीनशॉट सेंड करना है? किसको? कौन बोल रहा है? ओके, यस। एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट? ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स समझ में नहीं आया है तो फिर से आई टेल यू, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना, सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग दीज 3 मेथड्स। ये तीनों मेथड्स को मैंने अच्छे से उसमें समझाया है। Okay, so next heading which you have to give for today is personal income. Personal income. Personal income. God bless you. It means personal income. It means income of, it means income of only household sector, income of only household sector or individuals. Personal income means income of household sector or individuals. Okay. देखिए, नेशनल इनकम एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में सबकी इनकम आ गई, हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम आ गई, गवर्नमेंट की इनकम आ गई, प्रोडक्शन सेक्टर से जो इनकम हुई वो आ गई। पर जब हम पर्सनल की बात करते हैं तो पर्सनल इज अ छोटा टर्म, स्मॉल टर्म। तो पर्सनल में सिर्फ किसकी इनकम हमें चाहिए? सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम की जब बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, राइट डाउन, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू national income minus surplus of public sector ब्रैकेट में गवर्नमेंट, माइनस surplus of public sector ब्रैकेट में गवर्नमेंट, माइनस कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, माइनस कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ब्रैकेट में प्रोडक्शन सेक्टर, minus rent of public building, minus rent of public building, minus rent of public building, plus transfer income, plus transfer income, plus transfer income, plus interest on public debt, plus interest on public debt. Okay, I am repeating this once again. सबसे पहले पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर ब्रैकेट में गवर्नमेंट माइनस कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ब्रैकेट में था प्रोडक्शन सेक्टर
minus rent of public buildings plus, what was plus? Plus was transfer income, plus transfer income plus interest on public debt. पब्लिक डेप्ट जहां लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पीपीएफ। ओके, चलिए अब समझते हैं क्या मतलब हुआ। देखिए, नेशनल इनकम, इनकम ऑफ एवरी सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर भी हो गई, प्रोडक्शन सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, इसे हम कहेंगे क्या? नेशनल इनकम। कंट्री में जो कुछ भी इनकम जनरेट हुई वो नेशनल इनकम। अब पर्सनल लेवल पर यानी हमारे लेवल पर देखें तो हमारी इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम माइनस, नेशनल इनकम में से क्या माइनस कर दिया है? सबसे पहले सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट की इनकम को हटा देना। पब्लिक सेक्टर इज व्हाट? गवर्नमेंट सेक्टर। तो जब भी हम नेशनल इनकम में से सबसे पहले कौन सी इनकम को हटा रहे हैं? गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी इनकम है, गवर्नमेंट की इनकम को हम हटा रहे हैं। माइनस हम कर रहे हैं क्या? कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट यानी कंपनीज, कंपनीज यानी प्रोडक्शन सेक्टर। हम फिर किसकी इनकम को हटा रहे हैं? प्रोडक्शन सेक्टर की इनकम को हमने हटा दिया। वंस अगेन, कंट्री की टोटल इनकम में से हमने सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को माइनस किया, जिसको लिखा है सरप्लस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। फिर हमने प्रोडक्शन सेक्टर की इनकम को भी माइनस कर दिया, जिसको हमने लिखा है कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्लियर? उसके बाद माइनस रेंट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, जो कुछ भी अगर इनकम होती है पब्लिक बिल्डिंग की रेंट से तो उसको भी हटा दिया, क्योंकि वो हमारी इनकम नहीं है। एज एन इंडिविजुअल पब्लिक बिल्डिंग की जो रेंट मिल रहा है उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो भी मैंने क्या कर दिया? माइनस। लास्ट में ट्रांसफर इनकम, जो कुछ भी मुझे स्कॉलरशिप मिलती है या हेल्प मिलती है किसी से, वो मैंने ऐड कर दिया भाई, क्योंकि वो मुझे मिल रहा है। मैं कौन बनेगा करोड़पति? जीतती हूँ, मुझे पैसा मिलता है, तो दैट इज व्हाट? ट्रांसफर इनकम। गेन हो रहा है अगर मुझे, तो वो मैं क्या करूंगी? ऐड कर दूंगी, बिकॉज यस इट इज माय इनकम। एंड देन अगर मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रखा है, ऐसी प्रोविडेंट फंड की स्कीम जो गवर्नमेंट चलाती है, और उस पर मुझे इंटरेस्ट अगर मिलता है, तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट मेरी इनकम है। गॉट इट? वंस अगेन, इंडिविजुअल की इनकम यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्या हमारी इनकम्स में क्या क्या आता है। तो जो टोटल कंट्री की इनकम है उसमें से गवर्नमेंट की इनकम इज नॉट माय इनकम, तो गवर्नमेंट की इनकम हटा दी। फिर जो कंपनीज को इनकम हुई है, कॉर्पोरेट हाउसेस को, दैट इज नॉट माय इनकम, उसको भी हटा दिया। फिर अगर रेंट मिलता है पब्लिक बिल्डिंग से, तो भाई वो मेरी बिल्डिंग थोड़ी ना है, मुझे नहीं मिला है वो रेंट, तो वापस से उसको माइनस कर दिया। एंड फिर अगर मुझे कहीं से भी कुछ भी तरह की ट्रांसफर इनकम होती है, यानी वन साइडेड इनकम होती है इन दी फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, हेल्प, या मैं कोई भी लॉटरी जीतती हूँ या कोई भी गेम शो में जीतती हूँ, तो उसमें अगर मुझे जो पैसा मिलेगा वो इसमें ऐड। एंड फाइनली अगर मैंने टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट स्कीम में, जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो उस पे अगर मुझे इंटरेस्ट मिलता है तो यस इट इज माय इनकम, बिकॉज मैंने गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा लगाया है और मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मींस इनकम ऑफ हाउसहोल्ड्स और इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। Any doubt? If you have understood, raise hands. If you have understood, give thumbs up. Sorry. If you have understood, give thumbs up. Yes. तो सबसे पहले कौन बताएगा मुझे? Yes, Dhruvi. Unmute yourself. Dhruvi from Subhanpura. Unmute yourself. Yes. Personal income में सबसे पहले क्या लिखते हैं? National income minus. Income minus surplus of public sector. सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब किसकी इनकम हुई? पब्लिक सेक्टर का सरप्लस यानी गवर्नमेंट। ओके, पर हम क्यों गवर्नमेंट को माइनस कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट को क्यों माइनस कर रहे हैं बेटा? क्योंकि हमें किसकी इनकम निकालनी है? कौन से सेक्टर की?
कौन से सेक्टर की इनकम हमें निकालनी है? बोलो, कम ऑन स्पीक अप। हमें निकालनी है हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम। इसलिए टोटल इनकम में से हमने किसको माइनस कर दिया है? सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट को हटा दिया। फिर हु विल टेल व्हाट सेकंड माइनस हम क्या करते हैं? कौन बताएगा? यस सागर फ्रॉम सुभानपुरा। यस, फिर हम क्या माइनस करेंगे? कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन से सेक्टर की इनकम हुई? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सेक्टर की। वो प्रॉफिट जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, अपने पास रख रखा है, क्योंकि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड, और डिविडेंड लोगों को मिल जाता है। तो हमें सिर्फ कौन सी माइनस करना है? वो प्रॉफिट जो कि किसने कमाया था? कंपनीज ने कमाया था, और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। क्लियर? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। फिर क्या माइनस करेंगे? हु विल टेल? यस रिचा फ्रॉम प्रताप नगर। यस, फिर क्या माइनस होगा? रेंट ऑफ, बोलो। रेंट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। यस, पब्लिक बिल्डिंग पे अगर रेंट रिसीव होता है तो वो मेरी इनकम नहीं है, इसलिए रेंट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग को माइनस। फिर ऐड क्या होगा? हु विल टेल? यस, हु विल टेल? अक्षित फ्रॉम सुभानपुरा। Yes, हाँ, व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम मतलब या कौन कौन सी ट्रांसफर इनकम हो सकती है? जो पब्लिक को दियो। हाँ, मिलती है वन साइडेड, जिसके लिए हमने कोई अलग से काम वाम प्रोडक्शन नहीं किया है, जिसके लिए हमने कोई सर्विस नहीं दी है, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई, हेल्प हो गई, और क्या हो गया? कोई गेम शो जीत लिया, तो दिस इज व्हाट ट्रांसफर इनकम। क्लियर? वो हम प्लस कर देंगे। एंड फाइनली अगर हमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी गवर्नमेंट की प्रोविडेंट फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसे भी हम क्या करेंगे? उसका जो इंटरेस्ट है वो हम ऐड कर देंगे। दिस इज पर्सनल इनकम। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन। डिफरेंस बिटवीन national income, difference between national income, difference between national income and personal income, difference between national income and personal income is that NI मतलब national income है ना, तो that is NI include NI मतलब national income, that is NI include income of all sectors. NI include income of all sectors. But PI means personal income. But PI include only income of individuals. PI include only income of individuals or household sector. PI include income of only individuals या फिर household sector. Clear? Second difference. NI does not include transfer income. Second difference. NI does not include ट्रांसफर इनकम। नेशनल इनकम में हम कभी भी ट्रांसफर इनकम नहीं लेते, यानी स्कॉलरशिप्स, हेल्प, ग्रांट्स इनको ऐड नहीं करते। नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम एंड पीआई इंक्लूड ट्रांसफर इनकम एंड पीआई इंक्लूड ट्रांसफर इनकम। Okay, so this was the difference between NI and PI. NI एक larger term है, मतलब NI में सारे sectors की income आती है, पर PI में सिर्फ household sector की income ही आती है। NI में transfer income यानी one sided income को कभी नहीं लिया जाता, पर personal income में हम one sided income को भी लेते हैं। Clear? Last topic for the day, last formula, personal disposable income. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इतने फॉर्मूले मैम कैसे याद होंगे? कोई नहीं, अभी इंटरनल्स में बहुत टाइम है, सब याद हो जाएगा। पर्सनल नहीं होगा टीचर याद। अरे सब हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ ना।
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ये Yes. उदित को बीच में बोलने की बहुत आदत है. The income, write down. The income left with the individuals. The income left with the individuals after payment of direct taxes. After payment of direct taxes. The income left with individuals after payment of direct taxes. तो लिख लीजिए फॉर्मूला. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू PDI इज इक्वल टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम minus direct taxes. Personal income minus direct taxes. Yes, तो पर्सनल इनकम जो इंडिविजुअल्स को होती है, हाउस होल्ड्स को होती है, वो है पर्सनल इनकम. यही इनकम को अगर क्या कर देंगे, इस इनकम में से क्या पे कर देते हैं, अगर टैक्सेस पे कर देते हैं, तो बचता क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. वो इनकम जिसे मैं डिस्पोज कर सकती हूँ, वो इनकम जिसे मैं खर्च करती हूँ, उसे हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कब आती है, जब आपकी जो भी पर्सनल इनकम है उसमें से आप डायरेक्ट टैक्सेस पे कर देंगे. तो इनकम विच इज लेफ्ट विथ यू टू स्पेंड और सेव. द इनकम विच इज लेफ्ट विथ यू ईदर टू स्पेंड और सेव, it is called as what? Personal disposable income. Clear है? कोई doubt? Yes. Who will tell me what is personal disposable income? मैम जल्दी करो ना, खत्म करो क्लास. चलो. No, wait. Yes. Who will tell? Aditya from Pratap Nagar. Yes. क्या सुन भी रहे हो? हाँ बोलो. क्या यूं ही बस अटेंडेंस के लिए बैठे हो? I cannot listen. Come on, speak. You're not speaking anything. Not speaking anything. Cheating. Yes. Vishnu from Pratap Nagar. Yes. Person- Asmat किसको? Personal disposable income means? Yes, Vishnu. डायरेक्ट टैक्सेस पे करने के बाद जो अपने पास बचता है वो. क्या बात है, वेरी गुड. यू कैन बी अ टीचर. थैंक यू. यस, ओके, चलिए. तो जो डायरेक्ट टैक्सेस पे करने के बाद इंडिविजुअल्स के पास बचती है वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पीडीआई का फॉर्मूला इज वेरी इजी. पर्सनल इनकम. यस आदित्य, रिपीट नाउ. यस आदित्य. क्या माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है पता नहीं. चलो ठीक है. तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम जो बची है टैक्सेस पे करने के बाद. पर्सनल इनकम किसकी इनकम? सिर्फ इंडिविजुअल्स की इनकम को हम कहते हैं पर्सनल इनकम, जिसमें से हम गवर्नमेंट की इनकम, प्रोडक्शन सेक्टर की इनकम को हटा देते हैं. डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम ये है कि नेशनल इनकम एक बड़ा टर्म है, पर्सनल इनकम एक छोटा टर्म है. दूसरी बात ये कि नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं करते, वन साइडेड इनकम्स हम ऐड नहीं करते, पर पर्सनल इनकम में हम वन साइडेड इनकम को भी ऐड करते हैं. उसके अलावा हमने नेशनल इनकम में अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार सिर्फ देख लेते हैं. आई एम नॉट रिवाइजिंग, नाम देख लेते हैं. जस्ट रीड द, लेट्स रीड. हमने स्टार्ट किया था जीडीपी की डेफिनेशन के साथ. जीडीपी की डेफिनेशन में के बाद हमने लिखा था कि जो भी मनी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट प्राइस पर होती है. फिर हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े, एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी, और फिर हमने पढ़ा एनएनपी. एनएनपी एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पर नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है. फिर हमने पढ़ा 3 अप्रोचेस टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. 3 अप्रोचेस के फॉर्मूले अगर आप कंसेप्ट वाइज याद करेंगे, पहला है इनकम अप्रोच, तो जितनी भी इनकम्स हैं सबको प्लस करेंगे तो वो होगा इनकम. सेकेंड आते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच, जितने भी एक्सपेंसेस इकोनॉमी में होंगे अगर उन सबको ऐड करेंगे तो आएगा एक्सपेंडिचर अप्रोच. और प्रोडक्शन अप्रोच अपने में एक अलग चीज है, उसका फॉर्मूला भी छोटा सा ही है, इजीली याद हो जाएगा.
ओके, अब जो लेक्चर आप आज देखने वाले हैं, इट इज द कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग। जो भी नेशनल इनकम में पढ़ा है उसका कंक्लूजन है, विथ न्यू टॉपिक रियल जीएनपी एंड नॉमिनल जीएनपी। तो ध्यान से वीडियो को देखना, कोई भी डाउट हो आप नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है? सो वी एंड आवर सेशन ऑन दिस नोट। चलो बाय मैडम। Yes, you can unmute yourself. Bye. Take care. किसको बाय बाय देवांशी एक्स